Welcome back everyone. As I have said in my previous video, that first of all we will understand numerical of page number 170, that was example 10.2. वो क्लियर हो गया है सबको, ठीक है। अब हम समझेंगे ये वाला न्यूमेरिकल। ओके, सी पेज नंबर 170 एनसीईआरटी बुक, अपनी बुक्स खोल लेना है एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 170 निकालना और उसमें आप एग्जाम्पल 10.1 देखना। ओके, क्या लिखा है देखो, अब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो गिवन, सबसे पहला काम यही है आपका कि आपको गिवन लिखना है। तो हमने लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो साइड में, करेक्ट। यहां पर आपका P आ जाएगा, यहां पर आपका F आ जाएगा, यहां पर आपका C आ जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब क्या होता है? रियर व्यू का मतलब होता है कि आपके पास जो गाड़ियां हैं घर पर, उन गाड़ियों में पीछे देखने के लिए एक शीशा लगा होता है साइड में। जैसे बाइक में भी साइड में एक शीशा लगा होता है जिसमें हम पीछे देखते हैं, कार्स में भी लगा होता है, बसेस में भी लगा होता है। हर गाड़ी में, साइकिल को छोड़ के हर गाड़ी में दो कांच लगे होते हैं, एक ऐसे लगा होता है और एक ऐसे लगा होता है। अगर मैं ऐसे चला रहा हूं तो यहाँ और एक यहाँ कांच होता है, उनमें देख के हमको ये पता चल जाता है पीछे क्या चल रहा है हमारे, करेक्ट। तो रियर व्यू, रियर मतलब होता है पीछे। रियर व्यू में रियर मतलब क्या होता है? रियर मतलब होता है पीछे और व्यू मतलब होता है देखना। तो मतलब पीछे देखने वाला जो कांच होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो आप ध्यान रखना एक चीज, ये जो पीछे देखने वाला कांच होता है, ये कांच कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो रियर व्यू के लिए जो मिरर यूज होता है, पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज होता है, वो कौन सा होता है? तो आपको लिखना है आंसर कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, सी नाउ, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका? ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू 3 मीटर, करेक्ट। तो लिख लो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब इस कांच के सामने एक बस खड़ी है, तो बस तो कांच के सामने खड़ी होगी ना। तो मान लो ये आपकी बस खड़ी है, तो ये आपकी क्या हो गया? कितनी दूर खड़ी है बस कांच से? देखो लिखा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। जैसे ये कांच लगा हुआ है, तो बस इस कांच से कितनी दूर खड़ी है? 5 मीटर दूर खड़ी है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना। जैसे ये कांच है और यहां बस खड़ी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। तो मतलब अगर ये कांच है और ये बस खड़ी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया आपके 5 मीटर। तो ये क्या हुआ आपके? ये हुआ आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर। जो जो गिवन था वो लिख दिया। क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन, याद रखो, टू फाइंड। अगर पोजीशन फाइंड करने का बोल रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? वी निकालना है। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है v। ओके, v आपको निकालना है अगर पोजीशन फाइंड करने का बोलता है। फिर क्या बोल रहा है? नेचर। मैंने आपको अभी पहले न्यूमेरिकल में बता दिया कि नेचर फाइंड करने का बोलता है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? n निकालना है। एंड साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज का मतलब है आपको hi निकालना है ना। इमेज की साइज तो ऐसी आती है, पर देखो क्वेश्चन में ना, आप इमेज की साइज तभी निकाल सकते हो जब आपको ऑब्जेक्ट की साइज दी हो, अदरवाइज आप इमेज की साइज नहीं निकाल सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इमेज की साइज सिर्फ कब निकाल सकते हो? जब आपको ऑब्जेक्ट की साइज दी हो। अब यहां पर पूरे क्वेश्चन में देखो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो आप हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो क्या? आप हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते?
क्योंकि आप लोगों को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब जब आप लोगों को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप हाइट ऑफ इमेज भी नहीं निकाल पाओगे, और जब आप हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल पाओगे तो इसलिए इसको हटा दो, ठीक है ना। हम मैग्निफिकेशन से लिख देंगे कि इमेज की हाइट क्या है, करेक्ट। अब होता है सॉल्यूशन, बट कल मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, और टू फाइंड लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लगाएंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या लगाएंगे हम लोग लगाएंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखो हमने इसको मार्क करा, यह आपका वाई एक्सिस होता है ना, मिरर आपका वाई एक्सिस होता है, और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है। हम लोग डिस्टेंस पी से लेते हैं, पी से यहां जाएंगे तो नेगेटिव होता है, पी से यहां जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, पी से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, पी से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होता है। क्यों होता है देखो, क्योंकि पी से जब यहां जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, तो इसलिए ये डिस्टेंस पॉजिटिव। जब पी से हम ऐसे जाते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसलिए ये डिस्टेंस नेगेटिव। जब पी से हम ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव। और जब पी से नीचे जाते हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, करेक्ट। सो पहले बात करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कहां से मेजर करोगे, पोल से लेके सी तक। तो आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, और ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा आपके पास, +3 आएगा। कैसा आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास +3 मीटर। अब आपको प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। प्लस है तो आप छोड़ दो, मत लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस अगर है तो माइनस लगाना कंपल्सरी है। अब ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 मीटर, तो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो P से इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, इस डायरेक्शन में मूव करके करोगे ना, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए ये हो जाएगा माइनस, सिंपल, फिनिश्ड, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको V और ये सब फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो हम V फाइंड करने का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो V तो हमको फाइंड करना है ना, तो U हमारे पास है, बट हमारे पास F नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास F नहीं है, तो हम पहले F निकालेंगे, ठीक है। सो सी, हाँ R आपको दिया हुआ है, तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, R इज इक्वल्स टू 2F। R कितना है आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 2F, तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू 3/2 मीटर। आ गया आपके पास F, ठीक है। अब देखो नाउ यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है 3/2, सो 3/2 इज इक्वल टू 1/v। v तो फाइंड करना है, प्लस की जगह प्लस 1/u। u कितना है -5, तो यहां हमने लिख दिया -5। देखो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, कैसे जाएगा वो देखो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 1 को डिवाइड किया है 3/2 से, ये तो मतलब होता है 1 को डिवाइड किया है 3/2 से। अब डिवीजन तो होता नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन की जगह, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, 2 1 जा 2 और /3 एज इट इज। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2/3 आएगा, करेक्ट। इज इक्वल्स टू 1/v एज इट इज प्लस माइनस माइनस एंड 1/5। जो -1/5 है वो यहां पर नेगेटिव है, तो इस तरफ आकर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो
2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। 5 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा? ये एलसीएम आएगा आपके पास 15, 5 2 10 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 1/v। 10 प्लस 3 इज 30/15 इज इक्वल टू 1/v। यहां पर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। चलो देखो इसको भी उल्टा कर दो तो 50/30 इज इक्वल टू v। एक बात ध्यान रखना, यहां पर रेसिप्रोकल मत करना या यहां पर रेसिप्रोकल मत करना। जब सिंगल टर्म्स रह जाती है ना तभी रेसिप्रोकल करना, क्योंकि अगर यहां रेसिप्रोकल कर दोगे सो दैट इज रॉन्ग मैथमेटिक्स, रिमेंबर दिस, ओके। तो यहां लास्ट में ही रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अब therefore v इज इक्वल टू 15/30 मीटर। और भाई ये तो हमने फ्रैक्शन में सोल्व कर दिया, अब हम इसको डेसिमल्स में बताते हैं। सो 13 1 30.20 बचा, 13 1 30 7 0 70, 13 5 65 मीटर। ये हो गया आंसर। तो पोजीशन निकालनी थी ना, तो आगे पोजीशन, करेक्ट। देखो अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इमेज कहां बनी है। आपको ये जरूर पता चलना चाहिए कि इमेज सामने बनेगी मिरर के या पीछे बनेगी। तो इसके लिए आप v देखो कैसा है, v पॉजिटिव आया है। मैंने आपको बताया था कि अगर v पॉजिटिव आता है, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपके पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, और ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज दो जगह बन सकती है, या तो यहां पर बन सकती है ऐसे उल्टी, या यहां पर बन सकती है ऐसे। अगर सपोज यहां बनती है तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर इमेज यहां बनती है तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां पर इमेज किसी है? पॉजिटिव, मतलब इमेज कहां बनी है? पीछे बनी है। और आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आपने कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाए हैं। उस कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम में आप देखो हमेशा इमेज कहां बन रही है? पीछे बन रही है, तो आगे नहीं बन सकती। अगर रे डायग्राम में इमेज पीछे बनती है तो यहां भी पीछे बनेगी, अगर रे डायग्राम में इमेज आगे बनती है तो यहां भी आगे बनेगी। तो जैसा रे डायग्राम होगा ना वैसे ही न्यूमेरिकल भी होगा, करेक्ट। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी कांच के पीछे। तो कैसे पता चला कांच के पीछे बनेगी? क्योंकि प्लस साइन आया। अगर माइनस साइन आता तो कांच के सामने बनती, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हुआ, करेक्ट। तो हम लिखेंगे इमेज इज formed 1.15 meter behind the mirror, करेक्ट। इमेज कहां बनी है? इमेज मिरर के पीछे 1.15 मीटर बनी है, ठीक है। देखो ये अभी हमने किसका क्वेश्चन किया है कि पोजीशन, तो हमने पोजीशन बता दिया था कि मिरर के पीछे बनेगी। वो कितना पीछे बनेगी? 1.15 मीटर पीछे बनेगी। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन, नेचर निकालना है। नेचर निकालने का मतलब होता है इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। रियल होगी तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो ऑब्वियसली इरेक्ट होगी। आप लोगों को पहले से पता है ये न्यूमेरिकल है। कौन सा मिरर दिया है? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर दिया है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो हो गया ना क्वेश्चन। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। तो देखो एम निकालने की जरूरत ही नहीं है, बट निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड नेचर, तो वो एम निकाल के ही करना है, करेक्ट। ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो आप देखो एम निकालते हैं हम लोग। नाउ
यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। करेक्ट। तो देखो m इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस, v कितना है, v 1.15 आया है, या फिर खेलो 15/13 आया है, तो आप 15/13 डालो, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो सी 15/13 करेक्ट माइनस अपॉन u कितना है -5, तो -5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, सेम जैसे इसको सोल्व किया था ना वैसे उसको सोल्व करेंगे। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है -15/13 डिवाइडेड बाय -5। करेक्ट। तो -5 के नीचे क्या है, 1 है। m इज इक्वल टू -15/13 डिवाइड तो होता नहीं, तो इंटू कर दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/-5 माइनस से -5, 5 × 5, 5 × 3 = 15। m कितना है, m आया 3/13। कितना है, m आया 3/13 प्लस का, या फिर और डेसिमल्स में चेंज करते हैं इसको, दैट इज 0.30 हो जाएगा। सो 30 2 × 26, 40, 30 3 × 39। सिंपल, लो हो गया, m भी आ गया। अब आप देखो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज तो नहीं निकाल सकते हम लोग, पर देखो पहले नेचर लेते हैं। तो m कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। मैंने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया अगर m नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेज रियल होगी, और अगर m पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज वर्चुअल होगी। तो ये m कैसा आया, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो अब हमने क्या किया, नेचर लिख दिया इमेज का। अब इमेज का साइज लिखते हैं, पर इमेज का साइज हम तभी लिख सकते हैं जब आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, बट इस क्वेश्चन में हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी हुई, तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो मैंने आपको बता रखा है, हम m से लिख सकते हैं। अगर m 1 से बड़ा होता है, अगर m 1 से बड़ा होता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है। अगर m 1 के बराबर होता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है, और अगर m लेस देन 1 होता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होती है। आप मुझे देखो, नहीं मुझे मत देखो, मतलब इसको देखो। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, m कितना लिखा है, 0.23। तो आप यहां देखो, ये जो 0.23 है ये 1 से बड़ा है। नो, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1। इज इट इक्वल्स टू 1? ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट इक्वल्स टू 1। सो it is obvious that 0.23 is less than 1। अगर ये 0.23 अगर ये 0.23 1 से छोटा है, इसका मतलब m 1 से छोटा हुआ, और अगर m 1 से छोटा है तो इमेज की साइज कैसी होगी, छोटी होगी। तो हम लिखेंगे इमेज साइज is smaller than ऑब्जेक्ट साइज। न्यूमेरिकल खत्म। बट एक चीज है, किसी किसी न्यूमेरिकल में पता है क्या बोलते हैं, किसी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा बोलते हैं कि रे डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, रे डायग्राम। तो इस न्यूमेरिकल पर भी रे डायग्राम बन सकता है, और पिछले न्यूमेरिकल पर भी रे डायग्राम बन सकता है। तो मैं वो दोनों बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो इसको तो मैं यहां से रद्द कर देता हूं, क्योंकि यही बन जाएंगे दोनों रे डायग्राम। तो पहले ये वाला रे डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखो कौन सा मिरर बोला था इस क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आप कॉन्वेक्स मिरर बना लो।
कॉन्वेक्स मिरर बना के यहाँ पे पोल लिख लो, यहाँ पे F लिख लो, यहाँ पे C लिख लो। करेक्ट भाई, C आपको दिया हुआ है, कितना दिया था ये आपको 3 मीटर, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3 मीटर। करेक्ट। F हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने? F हमने निकाला था 3/2 मीटर, तो वो भी हमने लिख लिया। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, U है 5 मीटर, वो भी माइनस, मतलब सामने रखा है ना, तो यहाँ पे रख लो। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा U = 5 मीटर। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके लिए तो आपको रे डायग्राम बनाना सिखाया ना कॉन्वेक्स मिरर में। आप एक स्ट्रेट लाइट पास करो, कहां से पास होगी? फोकस से। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, पर ये ऐसे चली जाएगी। फिर एक रे ऑफ लाइट आप डालो पोल पर, और वो रे ऑफ लाइट उसी एंगल पे मुड़ जाएगी, तो ये आपकी इंसिडेंट हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड होगी। अब ये तो कटने नहीं वाली, तो इसको आप पीछे बढ़ा दोगे, ये तो ये यहां पे कट कर दी, ये बन गई आपकी इमेज। करेक्ट। और यहां पर आप इस तरीके से इमेज डिस्टेंस लिख लो, कितना है 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। देख लो फोकल लेंथ कितनी है 3/2, इसका मतलब 1.5 मीटर। 3/2 का मतलब क्या 1.5 मीटर, तो हमारी इमेज देखो उसके बीच में आ गई है। तो ये इस क्वेश्चन पे रे डायग्राम बन गया, कितना आसान। इस क्वेश्चन के 3 नंबर बांट रहे हैं सीबीएसई वाले, पर आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अब इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन करवाया था उसका रे डायग्राम में बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, तो सबको समझ में आ ही गया था। तो उस क्वेश्चन में मैं उस क्वेश्चन को अपनी बुक में से ले लेता हूं, ठीक है। तो पेज नंबर 170 पर आते हैं हम लोग। नाउ सी दिस एग्जाम्पल 10.1 का डायग्राम बनाते हैं। इसमें 10.2 का सॉरी, इसमें बोला था एक कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर बना लो। कॉनकेव मिरर बना लिया, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, और ये आपका C हो जाएगा। फिर बोला था ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज और फोकल लेंथ कितनी 15 मीटर। तो देखो फोकल लेंथ मतलब ये वाली लेंथ आपकी ना, ये फोकल लेंथ, तो ये कितनी थी आपकी, ये आपकी थी 15 मीटर। तो ये कितनी होगी आपकी, ये आपकी होगी सॉरी सेंटीमीटर नॉट मीटर, फिर वो सेंटीमीटर, तो ये होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। तो PF कितना है 15 और PC कितना है 30। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर तो C और F के बीच में आ जाएगा ना। तो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, C और F के बीच में रखोगे। कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, C और F के बीच में। करेक्ट। तो देखो मैं ऑब्जेक्ट को रख के बता दूं C और F के बीच में, ठीक। सो सी ना, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया C और F के बीच में। अब आप रे डायग्राम बना चुके हो ना, इसके लिए तो आपको तो सिर्फ ये पता चलना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है। तो ऑब्जेक्ट रखा है C और F के बीच में। उसके बाद 4 लो बताए, 4 में से कोई भी 2 लो लगा दो। तो कॉनकेव मिरर है, तो देखो एक रे स्ट्रेट आई, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक रे जो फोकस से पास होगी उसका क्या होगा, वो रे आपके पैरेलल हो जाएगी। आया। तो देखो अभी मेरे पास तो क्या है, वो नहीं है स्केल वगैरह, तो इसलिए थोड़ा गलत बन सकता है, और ये भी मैंने मेजर करके नहीं किया है, बट आप इसको मेजर करके लेना तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये आपकी इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था आपका 25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आया था हमारे न्यूमेरिकल में, हमारे न्यूमेरिकल में इमेज डिस्टेंस आया था, कितना आया था भी 37.5 सेंटीमीटर। तो ये 37.5 सेंटीमीटर ये बन गया रे डायग्राम, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई थी हमारी 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई थी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये सब हमने डायग्राम में लिखी।
फोकल लेंथ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सेंटीमीटर। फिनिश्ड। करेक्ट। तो बहुत इजी होता है रे डायग्राम बनाना भी। तो ये पूरा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, जो रिफ्लेक्शन पार्ट है चैप्टर का वो खत्म हो गया। अब जो भी रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ऐसा का ऐसा सेम आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ना है। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन अच्छे से क्लियर है तो रिफ्रैक्शन इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।